Today we will discuss about applications of Gauss's theorem. गॉस की थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं. तो आज हम एक एप्लीकेशन करेंगे और इसमें हम एक लेते हैं यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल सेल अर्थात समावेशित गोलीय कोश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे विद हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल के द्वारा. ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्फेरिकल सेल ले लेते हैं. सपोज दैट दिस इज द center of this spherical cell denoted by O. Okay, and radius of this is R. अब इस स्फेरिकल सेल, कैसा स्फेरिकल सेल है ये? समावेशित यानी यूनिफॉर्म चार्ज. हमने इसे Q आवेश दिया प्लस Q चार्ज दिया, तो वो जो चार्ज है इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी समान रूप से आवेश इस पर वितरित हो जाएगा. अब हमें इस स्फेरिकल सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. और किसकी हेल्प से? गॉस की थ्योरम की हेल्प से. तो हम क्या करेंगे कि हम इस स्फेरिकल सेल पे कोई पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. या फिर हम इस स्फेरिकल सेल से बाहर भी क्या कर सकते हैं? ई कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर भी ई कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सपोज दैट सबसे पहले हम इससे बाहर, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है. इस पी की इस ओ से जो डिस्टेंस है आर है. हमें यहाँ पर ई कैलकुलेट करना है. ठीक है, पहली कंडीशन हमने क्या किया? हम कैलकुलेट कर रहे हैं ई एट अ पॉइंट P, वेयर P इज आउटर साइड ऑफ दिस स्फेरिकल सेल. इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन R. ओके, अब हम क्या करेंगे? इस R रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, जो कि एक क्या होगा? गॉसियन सरफेस यानी गॉसिया पृष्ठ होगा. तो इससे हम R त्रिज्या का एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल ड्रॉ करते हैं. ओके, ये भी क्या है? गॉसिया सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, यानी क्या है? ये गॉसिया पृष्ठ है, जैसे ये था. अब इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. ओके, तो हमने क्या किया? सबसे पहले एक स्मॉल एरिया DS ले लिया. यहाँ पर इस DS एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा P पर, और कहाँ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी? इस तरीके से इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, और इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी. ठीक है, तो अब P पॉइंट पर गॉस की थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? गॉस की थ्योरम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम ये? गॉसेस थ्योरम जब हमने अप्लाई की तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए, अगर हम इस P पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो DS एरिया के कारण मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रही हूँ. तो सपोज दैट दिस इज D फाई. तो D फाई कितना हो जाएगा? E वेक्टर डॉट
ds वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड एरिया वेक्टर। इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा। अब E और ds दोनों के बीच जो एंगल है थीटा वो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि स्पेरिकल सेल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पे क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और इस पे हर जगह पे 90 के एंगल पे होगा। तो ds भी और E भी दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम एंगल पे है इस स्पेरिकल सेल के। तो थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास E ds। अब हम इस पूरी स्पेरिकल सेल पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हो जाएगा फाई, और फाई कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। कैसा इंटीग्रेशन होगा, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा। वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds। अब देखिए P पॉइंट हमने यहाँ लिया या यहाँ लिया या यहाँ लिया, कहीं भी अगर हम इस P को कैलकुलेट करें तो R क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये क्या है, इस स्फेरिकल सेल की रेडियस है। R कांस्टेंट है तो E कांस्टेंट है, और E कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, ओनली एरिया ds, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ दिस ds एरिया। हमने बहुत सारे ds इसमें एरिया लिए छोटे छोटे, और उनको क्या करें हम, सम अप कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया। और कितना होगा, क्योंकि स्पेरिकल सेल है तो इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में फाई क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसे आगे यहीं पे सॉल्व करें। हम इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू, ये 4 पाई r स्क्वायर इधर ले आए इक्वल के साइन के, और इसे डिनोमिनेटर में ले जा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर भी आएगा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है तो मैं इसे रीअरेंज करके यहाँ लिख लेती हूँ। Q न्यूमरेटर में है और r स्क्वायर यहाँ क्या गया था, डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया r स्क्वायर। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर A। ओके, अब यहाँ पे देखिए R हमने खुद चूज किया है, ठीक है। हमने O से कोई पॉइंट P लिया जो R डिस्टेंस पे, तो यानी R की वैल्यू हमें पता है। हमें क्या चाहिए, अब Q चाहिए। तो Q क्या है, इस स्फेरिकल सेल पे जितना भी नेट चार्ज है वो है। सपोज दैट इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, उसे अगर मैं सिग्मा से डिनोट करूं इस पे, तो नेट चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इनटू इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होगा इसका, 4 पाई, रेडियस कितना है R, तो ये जाएगा R स्क्वायर। ये हो गया इसका नेट चार्ज। इस Q की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह सिग्मा डॉट 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा, E इक्वल टू बचा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ P which is outer side of this
स्पेरिकल सेल, इस स्पेरिकल सेल से बाहर किसी बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखिए, इस P को हम क्या करें, यहीं इमेजिन कर लें, इसी स्पेरिकल सेल पे इमेजिन कर लें। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो जब हम इस P को यहाँ पर इमेजिन करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R होगा ना। P को हमने क्या कर दिया, यहाँ इमेजिन कर दिया, तो R इक्वल टू R। अब इस इक्वेशन में R की वैल्यू, मतलब इस R को भी R के बराबर रख देंगे, तो R स्क्वायर इज कैंसिल बाय R स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन्स नॉट। तो जो सेकंड कंडीशन है, अगर हम पॉइंट P को इसी पे कंसीडर करते हैं, यानी इसी स्पेरिकल सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास इतना निकल आता है। ओके, अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमने क्या किया, ये जो P पॉइंट है इसको यहाँ अंदर कहीं डिनोट किया। तो अगर मैं इस P को अंदर ले लूँ और फिर से एक गॉसियस सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, R इज लेस देन R। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है P की ओ से, ये इसके रेडियस से कम है, इसके अंदर है। अब देखिए, गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि जो चार्ज है वो गॉस या पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ है, इसके बाहर। यानी इस कंडीशन में जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। गॉस की थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब गॉसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज होता है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो नेट चार्ज इज 0। तो इस कंडीशन में फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना है, 0। तो फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फाई 0 हो जाएगा तो E कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए E कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई इज 0, दैट मीन्स E इक्वल टू 0। तो जो तीसरी कंडीशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। हमने देखिए क्या किया है इसमें, हमने एक स्फेरिकल सेल ली, ये लिया, ठीक है, इसे हमने गॉसिया पृष्ठ इमेजिन किया। इस स्फेरिकल सेल पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी समान रूप से वितरित है। अब हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने 3 पॉइंट एज्यूम किए, एक पॉइंट इससे बाहर, इस सेल से बाहर, दूसरा इसी पर, और तीसरा इसके अंदर। यानी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक बार इससे बाहर कैलकुलेट की, दोबारा इस पे कैलकुलेट की, और तीसरी बार इसके अंदर कैलकुलेट की। तो जो हमने आउटर कैलकुलेट की तो हमारे पास E इतना निकला, जब हमने इस पे कैलकुलेट की तो E इतना निकला, और जब इसके अंदर किया तो E 0 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम गॉस की थ्योरम को अप्लाई करके किसी भी तरीके के चार्ज्ड इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सेंटर से मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जब अंदर है इस पॉइंट से, इससे अंदर, यानी R इज लेस देन R, तो E कितना है, 0 है। सपोज दैट ये है। ठीक है, जब R क्या है, R के इक्वल है, और मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पर है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे P आगे बढ़ रहा है, ये 1/r² के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो किस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। इसी तरीके से इस तरफ भी आ जाएगा। ये हो गया E0, यहाँ पे है E मैक्सिमम इस सेल पे, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे 1/r² के रिस्पेक्ट में डिक्रीज
होता चला जाएगा। ये R बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ रहा है इधर, R, ठीक है। और ये क्या है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे R बढ़ रहा है, तो जब R जो है कैपिटल R से छोटा था तो E क्या है, 0 है। और जब R जो है ठीक यहाँ पे इसकी वैल्यू है कैपिटल R, तो यहाँ पे मैक्सिमम है। इसी तरीके से यहाँ पे है इसकी वैल्यू कैपिटल R, यहाँ पे क्या है E मैक्सिमम। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे यहाँ से डिक्रीज होता, यानी यहाँ पे मैक्सिमम है इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद 1/r² के रिस्पेक्ट में ये E डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से गॉस की थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी प्रकार के सरफेस से, चार्ज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक स्फीयर लिया, स्फीयर लिया या स्फेरिकल सेल लिए, ठीक है। तो इस स्फीयर और स्फेरिकल सेल में डिफरेंस है। स्फेरिकल सेल जो है अंदर से खोखली होगी और स्फीयर क्या होगा, सॉलिड होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, स्फेरिकल सेल लिए, जो कि क्या है, समावेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो 3 कंडीशन इसमें बनती थी, इसके बाहर या इस पर या इसके अंदर, तीनों कंडीशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर दिया। मैक्सिमम कब है, जब इसके ही सरफेस पर हम ले रहे हैं, ठीक है। ये तीनों हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन की। तो इस तरीके से गॉस की थ्योरम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि कूलॉम के नियम से क्या था, वहाँ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वहाँ सिंपल फॉर्म में पॉइंट चार्ज के कारण कर दिया या 2 पॉइंट चार्ज के कारण कर दिया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से नहीं कर सकते हैं। लेकिन गॉस की थ्योरम से हम किसी भी सरफेस का द्वारा, किसी भी सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम समावेशित गोलीय कोष के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। एंड दिस इज़ द वन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस की थ्योरम का एक अनुप्रयोग है ये। तो इस तरीके से ही हमने कैलकुलेट किया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इट्स ओके।